हेलो गाइस, उम्मीद है आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। एक नया प्लेलिस्ट लेके आपके लिए आए हैं जिसमें क्लास 12th फिजिक्स का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। हर एक यूनिट के लिए एक वीडियो होगा, जिस एक वीडियो में आपको पूरे चैप्टर का एक क्विक रिव्यू कराया जाएगा, क्विक रिवीजन कराया जाएगा। वन शॉर्ट वीडियो होगा, 1 यूनिट 1 वीडियो। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से शुरू करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बड़ी यूनिट है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया गया है। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1, फिर गॉस लॉ का पूरा सेगमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में होगा। इस वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 से शुरू करेंगे। उससे पहले एक ज़रूरी इंस्ट्रक्शन, सिर्फ वीडियो को देखना नहीं है। आप वीडियो को देखने के साथ साथ पेन नोटबुक लेके बैठेंगे और सभी फॉर्मूलेस को नोट करेंगे और एक रिवीजन पॉइंट प्रिपेयर करेंगे। वो रिवीजन पॉइंट से आप वीडियो देखने के बाद कई बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। जब मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करेंगे तब जाके फॉर्मूलों की क्लैरिटी आपके माइंड में होगी और क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। वीडियो देखने के बाद आप जरूर जो आपने रिवीजन पॉइंट्स बनाया उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए, जिससे ही आपको फ़ायदा हो पाएगा। मल्टीपल रिवीजन जब करेंगे तभी जाके फॉर्मूलों की क्लैरिटी आपके दिमाग में होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 से कंप्लीट रिवीजन होगा। सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, रिवीजन पॉइंट्स भी प्रिपेयर करना है। शुरुआत करते हैं कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ एक ऐसा लॉ होता है जो हमको दो चार्ज के बीच में होने वाले इंटरेक्शन के बारे में बताता है। इंटरेक्शन बोले तो एक चार्ज Q1 है और Q2 है। इसको अगर r डिस्टेंस की दूरी पर रखेंगे तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। तो उसी फोर्स को फाइंड करने के लिए हम कूलम्ब्स लॉ का हेल्प लेते हैं। तो Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाएगा। और वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q1 और Q2 के बीच में लग रहा है वो Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा और इन दोनों चार्जेस के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। जब तीनों को हम मिलाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम हटाएंगे तो हम यहाँ पे कांस्टेंट यूज करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला क्या बना? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमने क्यों कहा K को क्यों कहा? क्योंकि ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को सिंपली हम K से रिप्लेस कर देते हैं। अब जरा समझ लेते हैं इस कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को। तो पाई की यूजुअल मीनिंग है, एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। ये मीडियम का कांस्टेंट होता है, जो जहां पे चार्ज रखा हुआ है वैक्यूम में वहां उसका कांस्टेंट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K से रिप्लेस किए हैं और यहाँ पर जब हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख के पाई की वैल्यू रख के कैलकुलेट करेंगे तो उस K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 आएगा, जिसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो अब जब कभी भी हमको दो चार्ज के बीच में फोर्स निकालना होगा तो हम सीधे क्या करेंगे? हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पर सीधे हम वहाँ K रखेंगे और K की वैल्यू याद कर लेंगे 9 इंटू 10⁻9। तो इससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक बात समझ गए कि दो चार्ज Q1 और Q2 अगर रखा हुआ है r डिस्टेंस की दूरी पे तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली ये है कि ये दोनों चार्ज कहाँ पे रखे हुए हैं? ये दोनों चार्ज वैक्यूम में रखे हुए हैं। Q1 और Q2 ये दो चार्ज है, दोनों चार्ज वैक्यूम में अगर रखे हुए हैं तो उनके बीच में फोर्स कितना लगेगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लगेगा, जहाँ पर K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होगा और इस K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होगी और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 होगी। ये फॉर्मूला जो भी आपने पढ़ा, ये फॉर्मूला आपका वैक्यूम के लिए है, जब दो चार्ज वैक्यूम में रखे होंगे। अगर मान लेते हैं कि अगर दो चार्ज किसी मीडियम में रखे होंगे तो अगर चार्ज को मीडियम में रखेंगे तो क्या उनके बीच में फोर्स नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। चार्ज को अगर मीडियम में रखेंगे तो मीडियम में रखने पर भी उनके बीच में फोर्स लगेगा, लेकिन तब जो फोर्स लगेगा वो वैक्यूम में लगने वाले फोर्स के मुकाबले 1/E टाइम्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये E क्या है? तो ये मीडियम का कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल हमने एयर रखा तो एयर का कुछ अपना कांस्टेंट होगा, या फिर फॉर एग्जांपल वाटर में हमने चार्ज को डिप कर दिया तो वाटर के लिए वाटर का कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा। तो मीडियम में जो फोर्स लग रहा होता है दो चार्जेस के बीच में, वो वैक्यूम में लगने वाले फोर्स अपॉन E टाइम्स हो जाएगा। यानी वैक्यूम में जितना फोर्स लग रहा है उसका अपॉन E टाइम्स हो जाएगा। और E टाइप क्या होगा? ये E मीडियम में कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं कि इस स्लाइड में ये जो फोर्स है, ये फोर्स क्या है? ये वैक्यूम में लगने वाला फोर्स है कि भाई चार्जेस अगर वैक्यूम में रखा रहेगा तो उस पर इतना फोर्स लगेगा। तो मीडियम में रखने पर कितना फोर्स लगेगा? तो वैक्यूम का फोर्स अपॉन मीडियम का कांस्टेंट करेंगे तो एफ मीडियम इक्वल्स टू कितना आ गया? फोर्स इन वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन क्या बता रहा है? ये मीडियम का कांस्टेंट है जिस मीडियम में भी इसको रखा गया है। ठीक है,
अब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी तक आपने जो कूलम्स लॉ पढ़ा, ये कूलम्स लॉ मैग्नीट्यूड वाइज था, ये फोर्स आपको बताएगा, पर ये फोर्स का मैग्नीट्यूड बताएगा। आप यहाँ पे के पुट करेंगे 9×10⁹ Q1 रखेंगे, Q2 रखेंगे, अपॉन R² करेंगे, तो ये आपको क्या बताएगा, ये आपको दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड बताएगा। लेकिन चूंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, तो यहाँ पे हम कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमने सिंपली क्या किया, एक चार्ज Q1 लिया, एक चार्ज Q2 लिया। अब ये R1 क्या है, ये R1 Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर है, ये R2 क्या है, ये R2 Q2 चार्ज का पोजीशन वेक्टर है, और ये Q1 और Q2 को मिलाती हुई एक लाइन है जिसको हमने क्या कहा है, R वेक्टर कहा है। हम दूसरे पर Q2 चार्ज पर फोर्स निकाल रहे हैं Q1 के वजह से, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अच्छा, एकदम सिंपल नॉर्मल, कोई ऐसी खतरनाक चीज नहीं है इसमें कि भाई चार्ज होता, फोर्स होता कितना है, तो फोर्स होता है, वो होता है K Q1 Q2 अपॉन R²। ये फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज होता है। लेकिन अगर हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें डायरेक्शन लगाना होता है। तो डायरेक्शन लगाने के लिए सिंपल हम क्या यूज करते हैं, आपने 11th में पढ़ा होगा, यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। तो इसके साथ हम क्या जोड़ दिए, आर कैप जोड़ दिए। तो ये K Q1 Q2 अपॉन R² क्या बता रहा है, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये आर कैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आर कैप इस फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो यही वेक्टर फॉर्म बना कि नहीं बना, तो यहाँ पे वही तो लिखा हुआ है F21 इक्वल्स टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। हम दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं पहले के वजह से, तो कितना होगा, वो होगा K Q1 Q2 अपॉन R², ये मॉड ऑफ R² है, इंटू आर कैप। आर कैप किस लिए यूज किया गया, आर कैप यूनिट वेक्टर होता है, जो आर कैप होता है, ये आर कैप आपका यूनिट वेक्टर होता है, जिसको हम डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो ये वाला टर्म है K Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R², ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आर कैप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये दोनों मिलकर क्या करेगा, पूरा का पूरा फोर्स को वेक्टर फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर देगा। तो ये टर्म मैग्नीट्यूड को, ये टर्म डायरेक्शन को, तो F21 इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R वेक्टर का स्क्वायर इंटू आर कैप। अब यहाँ पे आप ट्रायंगल लॉ लगाए, तो ट्रायंगल लॉ अगर आप यूज करें, जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो आप क्या कहेंगे आप कहेंगे R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इक्वल्स टू R2 वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इक्वल्स टू R2 वेक्टर, तो यहाँ से R वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो गया, R2 माइनस R1 वेक्टर। और यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, यूनिट वेक्टर जो होता है R वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R वेक्टर होता है। और हम यहाँ पे R वेक्टर की वैल्यू कितनी है, R2 माइनस R1, और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ R2 माइनस R1। तो इसको अगर हम आगे बढ़ के देखें, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 में क्या लिखा, K Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R वेक्टर स्क्वायर इंटू आर कैप के प्लेस पर हमने क्या पुट कर दिया, R वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R वेक्टर। अब यहाँ पे आर मॉड ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर, यहाँ पे मॉड ऑफ आर वेक्टर कितना हो गया, मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब हो गया, और यही कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आ गया। अच्छा, इस फॉर्मूले से डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे आपको बताया कि ये आर वेक्टर किसके बराबर है, R2 माइनस R1 के बराबर है। तो इसी आर के प्लेस पे, जो आर है ना, इसी आर के प्लेस पर R2 माइनस R1 वेक्टर पुट कर दिया गया, और मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब था, तो आर वेक्टर के प्लेस पे R2 माइनस R1, यहाँ पे क्यूब छूटा हुआ है तो हम क्यूब बना लेंगे। देखो ये R2 माइनस R1 का क्यूब, ये क्या आ गया, ये आपका आ गया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में आया है, इसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आप इस फॉर्मूले को भी कंसीडर कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को भी याद कर सकते हैं। जो फॉर्मूला ये वाला है, वही फॉर्मूला ये, और ये दोनों फॉर्मूला सेम है। फिर आर वेक्टर जो है, ये आर वेक्टर को रिप्लेस कर दिया गया R2 माइनस R1 वेक्टर से। ठीक बात है ना, तो ये कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हो गया। तो कूलम्स लॉ का कुल आपको 3 फॉर्म बताया गया। अगर कूलम्स चार्जेस आपके वैक्यूम में रखे हैं, तो फोर्स K Q1 Q2 अपॉन R² होगा। चार्ज अगर मीडियम में रखा हुआ है, तो जो जितना वैक्यूम में फोर्स लग रहा है वो अपॉन E टाइम्स हो जाएगा। E टाइम क्या होगा, ये मीडियम का कांस्टेंट होगा। और वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, तो वेक्टर फॉर्म में जो आपने मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पढ़ा था, मैग्नीट्यूड लिखेंगे, इनटू डायरेक्शन के लिए आर कैप लगाएंगे। आर कैप क्या होगा, आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर होगा, तो आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर रखेंगे। और आर वेक्टर किसके बराबर है, R2 माइनस R1 के बराबर है, जो हमने यहाँ पे पैरेललोग्राम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से चेक किया। तो आर वेक्टर इक्वल्स टू R2 माइनस R1 वेक्टर कर देंगे, और इसको यहाँ पुट कर देंगे, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अब जैसे देखो, एक कोई Q चार्ज है, और इस Q चार्ज से R डिस्टेंस की दूरी पे हमने Q0 चार्ज रख दिया, जो एक टेस्ट चार्ज है, एक स्मॉल टेस्ट चार्ज है।
ठीक है। तो एक क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज से r डिस्टेंस की दूरी पर एक छोटा सा चार्ज क्यू नॉट रख दिया गया जो टेस्ट चार्ज है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, तो असल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज पहले समझते हैं, मैथमेटिकली समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि इस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। तो दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इतना फोर्स लगता है, एकदम सही बात है। तो यहाँ पर Q2 किसके बराबर है, तो यहाँ पर Q2 Q0 के बराबर, जब हम Q0 कर देते हैं तो के Q1 Q0 अपॉन आर स्क्वायर। तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो पहले हमने टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स रखा अपॉन टेस्ट चार्ज रखा, तो Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आएगा, KQ बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर कोई भी अगर Q चार्ज है तो Q चार्ज से r डिस्टेंस की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, KQ बाई आर स्क्वायर। कोई भी अगर Q चार्ज है तो इस Q चार्ज से r डिस्टेंस की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, KQ बाई आर स्क्वायर होगा। और इसको समझ लो कि ये क्या लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उस पॉइंट पर आप एक टेस्ट चार्ज को रखिए, उस टेस्ट चार्ज पर फोर्स निकालिए और फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यहाँ से F बराबर कितना मिल गया, Q इंटू ई मिल गया, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन है। सिंपल आपको समझना है कि कोई एक Q चार्ज है, इस Q चार्ज से r डिस्टेंस की दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा KQ अपॉन आर स्क्वायर। ठीक बात है ना। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का कई सारे एप्लीकेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइटली चार्ज रॉड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइटली चार्ज रॉड। यहाँ पे हमारे पास एक फाइनाइट लेंथ की रॉड है, फाइनाइट लेंथ की रॉड है, और इस पे हम मान लेते हैं कि चार्ज डेंसिटी है लैम्डा कूलम पर मीटर, इस पे चार्ज डेंसिटी है लैम्डा कूलम पर मीटर, और इस रॉड से d डिस्टेंस की दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक हमारे पास फाइनाइट लेंथ की रॉड है, इस रॉड से d डिस्टेंस की दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालें तो असल में इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको दो कंपोनेंट मिलता है, एक मिलेगा हमें पैरेलल कंपोनेंट जो रॉड के पैरेलल होगा, एक मिलेगा हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा k लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और पैरेलल कंपोनेंट किसके बराबर होगा, जो ई पैरेलल होगा वो होगा k लैम्डा बाई डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। टर्म्स को बड़े ध्यान से आप समझ लीजिए यहाँ पे कि यहाँ पर d क्या है, तो d इस वायर से उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। थीटा 1 क्या है, थीटा 1 अपर एंड का एंगल है, और थीटा 2 क्या है, थीटा 2 लोअर एंड का, नीचे वाले एंड का एंगल है। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिला, देखो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस रॉड के, इस वायर के परपेंडिकुलर है ना, ये जो रॉड रखा है, रॉड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ई परपेंडिकुलर मिला, और रॉड के पैरेलल कंपोनेंट ई पैरेलल मिला। थोड़ा बहुत वेक्टर की जानकारी आपको होगी, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। तो अगर एक देखें यहाँ पे आप, ये आपको क्या मिला, ई परपेंडिकुलर, ये आपको क्या मिला, ई पैरेलल। तो ये दो वेक्टर है ना, तो अगर दो वेक्टर का हमको अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो हमें क्या लेना पड़ेगा, वेक्टर सम लेना पड़ेगा। जब हम वेक्टर सम लेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा ई नेट, और ई नेट किसके बराबर होगा, दो वेक्टर अगर 90 डिग्री के एंगल पे होंगे तो उनका रिजल्टेंट कितना होगा, फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर अंडर रूट में, तो यानी कि ई पैरेलल का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइटली चार्ज रॉड है कि फाइनाइट लेंथ का रॉड है, तो उससे d डिस्टेंस की दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपके सामने इतना लिखा हुआ है, और पैरेलल कंपोनेंट इतना लिखा हुआ है। थीटा 1 अपर एंड का एंगल है, थीटा 2 लोअर एंड का एंगल है, और d परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अच्छा ठीक है, ये अगला फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड। ये इनफाइनाइट रॉड है, मतलब ये इनफाइनाइट से शुरू होकर खत्म भी कहाँ पे हो रहा है, इनफाइनाइट पे हो रहा है। तो अगर रॉड इनफाइनाइट है तो अब देखो यार, यहाँ पर थोड़ा समझना है कि अपर एंड का एंगल थीटा 1 है, देखो ना अपर एंड का एंगल थीटा 1 है, लोअर एंड का एंगल कितना है, थीटा 2 है। अगर रॉड आपका इनफाइनाइट हो जाएगा तो इस वाली लाइन को कहाँ ले जाके जोड़ोगे, मतलब आपको तो इसी वाले पॉइंट से ऐसे लाके जोड़ना पड़ेगा ना। अब इसको कहाँ ले जाके आप जोड़ेंगे, अभी पता नहीं कहाँ जाएगा, जो इनफाइनाइट है तो ऑलमोस्ट ये स्ट्रेट हो जाता है, और यहाँ पर ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री।
सिमिलरली अगर आप इसको नीचे भी जोड़ना चाहेंगे तो आपको इसको इनफाइनाइट तक लेके जाना पड़ेगा, और इनफाइनाइट तक लेके जाएंगे तो ऑलमोस्ट ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो मतलब यहाँ पर θ1 और θ2 दोनों कितना है 90 डिग्री। तो इसी फॉर्मूले में ई परपेंडिकुलर के फॉर्मूले में θ1 को भी 90 और θ2 को भी 90 पुट करोगे, तुमको ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिल जाएगा। और ई पैरेलल वाले फॉर्मूले में भी θ2 को 90 और θ1 को 90 पुट करोगे तो तुम्हें ई पैरेलल कंपोनेंट मिल जाएगा। तो इसी फॉर्मूले में जो फाइनाइट रॉड का फॉर्मूला है उसी में अगर हम लोग θ1 और θ2 की वैल्यू 90 डिग्री पुट करेंगे तो खुद पुट करने में मालूम पड़ेगा कि पैरेलल कंपोनेंट कितना होगा 0। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैरेलल कंपोनेंट है वो कितना होगा 0। सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा हमको, परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिलेगा, किसके बराबर 2k लैम्डा बाई डी। जहाँ पे लैम्डा क्या है, लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, कूलम, लैम्डा कूलम पर मीटर। यानी कि इनफाइनाइट रॉड के लिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई अब इसमें तो पैरेलल कंपोनेंट मिला ही नहीं, एक ही मिल रहा है हमको परपेंडिकुलर, तो जो परपेंडिकुलर मिल रहा है वही नेट हो जाएगा। तो ई परपेंडिकुलर बराबर कितना आ गया 2k लैम्डा बाई डी। ठीक है, अच्छा के को मत भूलना, के किसके बराबर होता है, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, जो कि कितना होगा 9 × 10⁹ होगा। ठीक है ना, इसको याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। सीधे हम लोग 9 × 10⁹ बार बार वैल्यू को पुट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये सेमी इनफाइनाइट वायर है। सेमी इनफाइनाइट वायर या रॉड जो कहना कहें आप इसको, देखिए ये इनफाइनाइट वायर था, तो इनफाइनाइट से शुरू होकर इनफाइनाइट पे खत्म हुआ, तो θ1 θ2 दोनों कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। ठीक बात है। अच्छा, यहाँ θ1 θ2 को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, एकदम समझिए कि सर θ1 अपर एंड का एंगल है, θ2 लोअर एंड का एंगल है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्या है जी, ये सेमी इनफाइनाइट रॉड है या सेमी इनफाइनाइट वायर है, मतलब ये यहाँ से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, इसके पहले वाला इनफाइनाइट से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जा रहा था, तो ये यहाँ पे ये आधा है, ये इसी का आधा है, इसी का आधा है, मतलब यहाँ से ही क्या हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो सबसे पहली बात कि अगर यहाँ से देखो, तुम यहाँ से अगर यहाँ से ऐसे जोड़ोगे, ऐसे जोड़ोगे, जोड़ के जाके इनफाइनाइट तक लेके जाके इस लाइन को मिलाओगे तो अपर एंड का एंगल क्या मिलेगा, θ1 मिलेगा, और देखने पर θ1 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कैसे, क्योंकि अगर इसको हम यहाँ से ऐसे जोड़ें तो हमको इनफाइनाइट तक लेके जाना पड़ेगा ना। यहाँ देखिए, अगर आप इसको ऐसे जोड़ें तो आपको इनफाइनाइट तक लेके जाना पड़ेगा ना। अगर आप इनफाइनाइट तक ऐसे लेके जाएंगे तो ऑलमोस्ट भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो θ1 90 डिग्री हो जाएगा, और θ2 तो यहाँ पे 0 है, क्योंकि लोअर एंड का एंगल कितना होगा, लोअर एंड का एंगल तो 0 डिग्री ही होगा। तो वही जो हमारा फॉर्मूला था, समझिएगा इस बात को, यही जो हमारा फॉर्मूला था, इस वाले फॉर्मूले में हम θ1 को 90 डिग्री और θ2 को जब 0 डिग्री पुट करेंगे तो पुट करने पे हमको पैरेलल कंपोनेंट कितना मिलेगा, k लैम्डा बाई डी मिलेगा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना मिलेगा, k लैम्डा बाई डी मिलेगा। इसको आपको जूम करके दिखा देते हैं कि यहाँ पर हमको परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी कितना मिला, परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी हमें मिला k लैम्डा बाई डी, और पैरेलल कंपोनेंट भी हम लोग को यहाँ पे कितना मिला, पैरेलल कंपोनेंट हमको मिला k लैम्डा बाई डी। अब हमें यहाँ पर एक पैरेलल कंपोनेंट मिला, इधर ये पैरेलल कंपोनेंट मिला, एक क्या मिला हमें, परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिला। तो इन दोनों का नेट निकालने के लिए वेक्टर सम किया, तो वेक्टर सम जब करेंगे तो दो वेक्टर 90 डिग्री के एंगल पे है, तो नेट कितना होगा, रूट फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का स्क्वायर। तो सॉल्व करने पर यहाँ पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला, √2k लैम्डा बाई डी। तो ये देखो, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ मिल रहा है और किसके बराबर मिल रहा है, √2k लैम्डा बाई डी। तो फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे कि इनफाइनाइट रॉड है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 2k लैम्डा बाई डी। अगर आपका इनफाइनाइट रॉड है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 2k लैम्डा बाई डी होगा, और अगर सेमी इनफाइनाइट वायर है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, √2k लैम्डा बाई डी होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये तो अभी तक हमने रॉड की बात करी, अब हम रिंग की बात कर रहे हैं कि ये एक रिंग है, समझना ध्यान से, एक रिंग है, ये एक रिंग है, और इस रिंग के एक्सिस पर x डिस्टेंस की दूरी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। ये एक ऐसे रिंग है, इस रिंग की एक्सिस पर हम x डिस्टेंस की दूरी पे आ गए। ये रिंग है, ऐसे रिंग है, इस रिंग के एक्सिस पर x डिस्टेंस की दूरी पे आ गए, और x डिस्टेंस की दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा kqx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। r क्या है, r इस रिंग का रेडियस है। अच्छा, रिंग एक 1D फिगर होता है, तो चार्ज डेंसिटी कितना होगा, लैम्डा कूलम पर मीटर। लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो कुल कितना चार्ज होगा इस पे, q चार्ज होगा, और कुल लंबाई कितना होगा इसका 2πr चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको इस x वाले पॉइंट पे, इस x वाले पॉइंट पे जो हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा हमको, k
KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। यानी कि रिंग है, इस रिंग के एक्सिस पर हमको कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, रिंग के एक्सिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको समझना, एक चीज यहाँ पे समझ लेते हैं कि मान लो एक बार रिंग पर प्लस क्यू चार्ज है, एक बार रिंग पर माइनस क्यू चार्ज है, तो समझो अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, फॉर एग्जांपल प्लस क्यू चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से हमेशा दूर जाएंगी। ठीक है ना। और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, माइनस क्यू चार्ज ले लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस माइनस चार्ज के तरफ आएंगी। एक बार हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, एक बार हमने नेगेटिव चार्ज ले लिया, तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हैं, और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज के तरफ आती हैं। तो अगर ये दोनों रिंग है यार, ये दोनों रिंग है, इस रिंग पर चार्ज कितना है प्लस क्यू, और इस रिंग पर चार्ज कितना है माइनस क्यू। तो अगर प्लस क्यू चार्ज होगा तो आर डिस्टेंस की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएंगी, तो पॉजिटिव चार्ज, अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दूर होगा, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दूर की तरफ होगा। ठीक है ना, रिंग से दूर होगा। लेकिन अब यहाँ पे रिंग पर नेगेटिव चार्ज है, अगर रिंग पर नेगेटिव चार्ज होगा तो रिंग के नेगेटिव चार्ज अगर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज की तरफ आती हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज की तरफ आएंगी, तो यहाँ पे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिंग के टुवर्ड्स होंगी, और अगर इस साइड भी चले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिंग के टुवर्ड होंगी। बेसिकली ऐसी कोई खास बात इसमें है नहीं, आपको सिंपल समझना है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर जाएंगी और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज के तरफ आएंगी। तो ये प्लस क्यू चार्ज था तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर जा रही हैं, और ये माइनस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आ रही हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सिस है, जो एक्सिस ऑफ द रिंग के एक्सिस पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अच्छा, एक बात यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है E = 0, मतलब रिंग के सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, 0। जो रिंग है, इस रिंग के सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, 0। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया है। देखो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, फिर बढ़ते 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 मैक्सिमम हो गया, फिर क्या हो जाएगा, ऐसे 0 की तरफ हो रहा है, वो इन्फिनिटी पे जाके 0 होगा। ठीक है ना। मतलब कहने का है कि इस रिंग से अगर आप इनफाइनाइट डिस्टेंस की दूरी पर चले जाएंगे तभी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। भाई तुम रिंग के जितना पास रहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहेगा, दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने लगेगा। लेकिन यहाँ पर समझने की कोशिश करिए कि सेंटर वाला जो पॉइंट है, सेंटर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, आपका 0 होगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ट्रेंड शो कर रहा है, ऐसे बढ़ते 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 देखो मैक्सिमम हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होता है, अगर आप रिंग से R/√2 की दूरी पे है। जो रिंग है समझना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे ये जो रिंग है, अगर इस रिंग से हम कितने दूरी पे चले जाएं, इस रिंग से अगर हम R/√2 की दूरी पे चले जाएं, जहाँ पे R क्या है, जहाँ पे R रेडियस का रिंग होता है, सॉरी रिंग का रेडियस होता है, सॉरी जो रिंग है, इस रिंग का रेडियस अगर R है, तो अगर हम यहाँ सेंटर पॉइंट से R/√2 डिस्टेंस पर इधर चले जाएं या R/√2 डिस्टेंस पर इधर चले जाएं, तो दोनों साइड हमको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। मतलब ये है कि अगर कोई रिंग है तो उस रिंग के लिए हमको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिलता है, तो उस रिंग के लिए हमको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड उस रिंग से R/√2 डिस्टेंस पर मिलेगा। जैसे देखो ना, हमने यहाँ पर दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखाया है ना, इसका मतलब है कि इस साइड जाओगे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मिलेगा, इस साइड आओगे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मिलेगा। मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा, तो मैक्सिमम मिलेगा रिंग से R/√2 के डिस्टेंस पे। ठीक है, और ये इनफाइनाइट पे जा जाके कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेंटर पर कितना होता है, 0 होता है। मैक्सिमम कहाँ पे होगा, R/√2 पे होगा। इधर प्लस R/√2, इधर कितना होगा, माइनस R/√2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हमने रिंग पढ़ा, अब हम डिस्क पढ़ रहे हैं। तो ये देखो डिस्क है, ये एक डिस्क है, डिस्क है तो डिस्क आपका कैसा फिगर होगा, 2D फिगर होगा, तो उसमें चार्ज डेंसिटी कैसा होगा, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। रिंग आपका जो था 1D फिगर था, तो चार्ज कैसा था, लैम्डा कूलम पर मीटर। अगर हम डिस्क की बात करें तो इस डिस्क से x डिस्टेंस की दूरी पर कितना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा सिग्मा/2 एप्सिलॉन इंटू 1 - x/√r² प्लस x²। समझिए फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। E net = सिग्मा/2 एप्सिलॉन इंटू 1 - x/√r² प्लस x²। तो डिस्क से x डिस्टेंस की दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा/2 एप्सिलॉन इंटू 1 - x/√r² प्लस x² के बराबर होता है। जहाँ पे x क्या है, जहाँ पे x इस डिस्क से डिस्टेंस है उस पॉइंट का जहाँ हमको
इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। आगे बढ़ते हैं। इनफाइनाइट शीट का फॉर्मूला याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा। कोई एक इनफाइनाइट शीट है, इनफाइनाइट शीट का मतलब अनंत से शुरू होकर इनफाइनाइट से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जा रही है। तो इनफाइनाइट शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सर सिग्मा क्यों ले लिया, क्योंकि यार शीट है ना, 2D फिंगर है ना, तो चार्ज डेंसिटी कितना होगा इस पे, लैम्डा कूलम पर मीटर स्क्वायर। चार्ज डेंसिटी कितना होगा, लैम्डा कूलम पर मीटर स्क्वायर होगा। और ये इस शीट से r डिस्टेंस की दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट का फॉर्मूला कितना हो गया, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब देखो यहाँ पे हमने लिखा कि r डिस्टेंस की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन फॉर्मूले में r आया ही नहीं है। तो याद रखना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इनफाइनाइट शीट के लिए जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस होगा। हम यहाँ पे चले जाएं, यहाँ पे रहें, यहाँ पे रहें, यहाँ पे रहें, कहीं पर भी रहें, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा हमको, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मिलेगा, जो कि r डिस्टेंस के क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट शीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसके बराबर होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमको बताते हैं। एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, ये दोनों चार्ज r डिस्टेंस की दूरी पर रखा हुआ है, तो इनके बीच में कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा K Q1 Q2 अपॉन R। आर स्क्वायर मत कर देना, आर स्क्वायर कर दोगे तो कूलम्ब्स लॉ हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, K Q1 Q2 अपॉन R। बेसिकली दो चार्ज के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है उस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होगा, K Q1 Q2 अपॉन R होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी चूंकि यहाँ पे आपका स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें हम लोग उसको यहाँ पे साइन के साथ पुट करेंगे, Q1 Q2 को विद साइन, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव, जैसे दिया है साइन के साथ पुट करेंगे। तो दो चार्ज के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो K Q1 Q2 अपॉन R। एक हल्का सा क्विक रिवीजन आपको कराएं, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर निगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। आपने जरूर पढ़ा होगा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होगा, निगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। वो सभी फोर्सेस जिनका जो वर्क होता है वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, वो आपका कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। वो सभी फोर्स जिनका वर्क इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, वो क्या कहलाता है, वो आपका कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा, निगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा, जिसका आगे हम इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल यहाँ पर आप एक इंपॉर्टेंट बात ये समझ गए कि Q1 और Q2 दो चार्ज है जो कि r डिस्टेंस पे अगर रखा हुआ है तो उनके बीच में कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो K Q1 Q2 अपॉन R के बराबर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने के बाद हम अब पोटेंशियल पे आगे बढ़ते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी में पढ़ा कि दो चार्ज के बीच में इतना पोटेंशियल एनर्जी होगा। पोटेंशियल क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज जो होगा वो पोटेंशियल कहलाएगा। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज जो होगा वो पोटेंशियल कहलाएगा। ये क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज से r डिस्टेंस की दूरी पे हमने क्यू नॉट चार्ज रखा जो कि एक टेस्ट चार्ज है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज जो होगा वो पोटेंशियल कहलाएगा। तो बताओ इन दोनों के बीच में कितना एनर्जी होगा, तो K Q नॉट अपॉन R, अपॉन Q नॉट कर दे, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना आया, पोटेंशियल का फॉर्मूला आया V इक्वल्स टू KQ बाई R। पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना आया, पोटेंशियल का फॉर्मूला आया V इक्वल्स टू KQ बाई R। इसका क्या मतलब समझ रहे हैं कि अगर कोई भी Q चार्ज रखा है तो इस Q चार्ज से R डिस्टेंस की दूरी पर कितना पोटेंशियल होगा, तो KQ बाई R के बराबर होगा। फिर से वही बात कि जो पोटेंशियल होता है, ये पोटेंशियल भी तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इसको कैसे पुट करोगे, साइन के साथ पुट करोगे। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखना, नेगेटिव है तो नेगेटिव रखना, R क्या होगा, डिस्टेंस होगा। अच्छा, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा अटेंटिव रहना कि पोटेंशियल बराबर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है। तो हम तो कह रहे हैं इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं यार, चेंज इन पोटेंशियल बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। जैसे फॉर्मूला ये पोटेंशियल बराबर पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज है, वैसे यहाँ भी ऐसे भी हो सकता है कि चेंज इन पोटेंशियल बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। और अभी जस्ट हमने आपको एक चीज बताई है कि जो
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है किसके बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होता है। बड़ा काम का फॉर्मूला है यार। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, वर्क नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स कहा जा रहा है, दोनों एक ही है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या मिला, चेंज इन पोटेंशियल बराबर निगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन क्यू नॉट। क्योंकि यहाँ से इक्वेट कर दिया यार हमने इसको। कैसे किया, आप परेशान नहीं होइए, समझिएगा, फिजिक्स को समझिएगा कि पोटेंशियल बराबर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज है। तो इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज डायमेंशनली। तो ये करेक्ट ही होगा। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, निगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। और यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रिक फोर्स। और इसको कंपेयर कर दिया तो डेल्टा वी चेंज इन पोटेंशियल बराबर निगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन चार्ज हो गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो जो आया उसी को थोड़ा रीअरेंज करेंगे। क्यू नॉट को यहाँ से इधर भेज दिए तो क्या हमारे पास आया, वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल्स टू माइनस क्यू डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब क्या हो गया, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर दिए तो वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल्स टू क्यू इंटू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। आपको क्वेश्चन जब आएगा तो आपको बहुत हेल्प होगी कि अगर आपको कभी वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए आ गया, बताओ भाई इलेक्ट्रिक फोर्स के वजह से कितना वर्क हुआ, तो आप क्या करेंगे, चार्ज इनटू इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल कर देंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी पहले समझो कि पहले हमने तुमको क्या फॉर्मूला बताया, पहले हमने तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताया कि भाई रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होगा, डिस्क के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होगा। अब हम पोटेंशियल का फॉर्मूला बता रहे हैं कि एक रिंग है, रिंग के एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस की दूरी पर कितना पोटेंशियल होगा। समझना, एक रिंग है, इस पे कितना चार्ज है, इस पे क्यू चार्ज है, इस रिंग के एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस की दूरी पर कितना पोटेंशियल होगा उसको हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा, यहाँ पर पोटेंशियल जो होगा के क्यू अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। यानी जो रिंग है, इस रिंग से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर जो पोटेंशियल होगा के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। यानी रिंग से अगर आप एक्स डिस्टेंस की दूरी पर जाएंगे तो जो पोटेंशियल होगा वो के क्यू अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, जहाँ पे एक्स क्या होगा, इस रिंग से उस पॉइंट का दूरी है जहां हमको पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डिस्क, देखो डिस्क के एक्सिस पर पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं। ये जो डिस्क है, इस डिस्क का रेडियस कितना है, इस डिस्क का रेडियस r है और डिस्क 2D फिगर है तो चार्ज डेंसिटी कितना होगा, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर 1D फिगर होता तो लैम्डा लेते, लैम्डा कूलम पर मीटर। ये 2D फिगर है तो क्या लेंगे, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब देखो ये डिस्क है, इस डिस्क के एक्सिस पर कितना पोटेंशियल होगा, तो डिस्क के एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस की दूरी पर जो पोटेंशियल होगा वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के बराबर होगा। फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे आपको। तो डिस्क के एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस की दूरी पर, ये डिस्क है, ये डिस्क का एक्सिस हो गया, देखो इसका एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है, इस पे एक्स डिस्टेंस की दूरी पर कितना पोटेंशियल होगा, तो वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के बराबर होगा। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन है, इस रिलेशन को डायरेक्ट याद रखिए, आपको डायरेक्ट सवाल मिलेगा। देखो v इनिशियल माइनस v फाइनल किसके बराबर होता है, इंटीग्रल ई डॉट डी आर के बराबर होता है। और अपने मैथ्स में कभी भी अगर ऐसा लिखा है इंटीग्रल ई डॉट डी आर लिखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एरिया अंडर ई डी आर कर्व, एरिया अंडर ई डी आर कर्व इसका मतलब हो गया। यानी कि v इनिशियल माइनस v फाइनल अगर आप करते हैं, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल अगर आप करेंगे तो किसके बराबर होगा, इंटीग्रल ई डॉट डी आर के बराबर होगा। और ये इंटीग्रल ई डॉट डी आर तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एरिया अंडर ई डी आर कर्व। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर एक बार के लिए ऐसे समझें कि मान लें फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे एक ई डी आर कर्व दिया हुआ है, आपको एक ऐसे कुछ भी ऐसे मान लो एक बार के लिए ई डी आर कर्व दिया है, ई और डी आर कर दिया। अगर इस ई डी आर कर्व के अंदर की एरिया तुम कैलकुलेट कर लोगे तो ये तुमको एरिया क्या बताएगा, एरिया अंडर ई डी आर कर्व जो होगा, ये एरिया अंडर ई डी आर कर्व क्या बताएगा, चेंज इन पोटेंशियल बताएगा, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। ठीक बात है कि नहीं है। इसी में
इसी ये जो फॉर्मूला है, इसी ये फॉर्मूला इंटीग्रल फॉर्म में है, इसका डिफरेंशियल फॉर्म में जो रिलेशन होता है वो होता है E इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल आर। इसका ये E इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल आर, ये जो है ये इसी वाले फॉर्मूले का जो भी आपने पढ़ा, जो भी आपने समझा, इसी का डिफरेंशियल फॉर्म है ये, ठीक है ना। ये E इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल आर है, और ये डेल वी बाई डेल आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप ऑफ वी आर कर्व। पोटेंशियल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो कर्व है, पोटेंशियल और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो कर्व है, उसी का स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका स्लोप डेल वी बाई डेल आर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस डेल वी बाई डेल आर है, और ये डेल वी बाई डेल आर क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप ऑफ वी आर कर्व रिप्रेजेंट करेगा। देखो क्या एडवांटेज इसका, इसका फायदा क्या है, मैंने अभी आपको इसका बताया, इसका इस वाले फॉर्मूले का आपको बताया कि इसका यूज क्या है। अब एक बार के लिए आपको इस वाले फॉर्मूले का यूज बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये ऐसे वी आर कर्व दे दिया, वी और आर कर्व ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, पोटेंशियल और आर के बीच में ऐसे कर्व दिया हुआ है, और अगर तुम इस कर्व का क्या निकाल लो, इस कर्व का तुम एक बार के लिए स्लोप निकाल लो, और स्लोप निकाल के उसमें निगेटिव लगा दो, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। देख रहे हो कितना बढ़िया बात है ये, कि अगर आपको ये वी आर कर्व ऐसे वी पोटेंशियल और आर का कर्व दिया है, और इसका आप क्या निकाल लें, स्लोप निकाल लें, और स्लोप निकाल के आप क्या कर दें, यहाँ पर निगेटिव लगा दें, तो आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो ये पूरा जो सेगमेंट है, ये इसको ध्यान से समझ लो यार, एक बार फिर समझ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है। सबसे पहला, पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल क्या देगा हमको, इंटीग्रल ई डॉट डी आर देगा। और मैथमेटिकली ई डॉट डी आर क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर ई डी आर कर्व। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर कर्व यानी आर का कर्व दिया है, उसके अंदर की अगर तुम एरिया निकाल लोगे तो वो तुम्हें क्या दे देगा, चेंज इन पोटेंशियल दे देगा। और इसी फॉर्मूले का डिफरेंशियल फॉर्म है E इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल आर। E इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल आर जो है इसी वाले फॉर्म का जो है डिफरेंशियल वर्जन है। और ये डेल वी बाई डेल आर क्या स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप ऑफ वी आर कर्व। अगर वी आर कर्व का स्लोप निकाल के आप निगेटिव लगा दो तो आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। इन दोनों को हमेशा याद रखना है आपको, क्योंकि इनका बहुत सारे एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आगे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल समझते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, देखो यार, एक चार्ज है माइनस क्यू, एक चार्ज है प्लस क्यू, जो कि एक फिक्स डिस्टेंस पर रखा हुआ है। एक चार्ज है माइनस क्यू, एक चार्ज है प्लस क्यू, जो कि फिक्स डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो यही क्या फॉर्म करेगा, यही डाइपोल फॉर्म करेगा, ठीक है ना। तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, जो कि एक फिक्स डिस्टेंस पर रखा हुआ है, वो क्या फॉर्म करेगा, डाइपोल फॉर्म करेगा। और किसी भी डाइपोल से एसोसिएटेड क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। कोई भी जो डाइपोल होता है, उस डाइपोल से जुड़ा हुआ एक डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है हमेशा। डाइपोल मोमेंट निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, और किसके बराबर होगा, Q इंटू 2L के बराबर होगा। यानी चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्या दे देगा आपको, डाइपोल मोमेंट देगा। तो पहले समझो डाइपोल क्या होता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का पेयर जो कि फिक्स डिस्टेंस की दूरी पर रखा है, वो डाइपोल फॉर्म करेगा। डाइपोल से जुड़ा हुआ डाइपोल मोमेंट होगा, जो कि निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, और किसके बराबर होगा, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, जो होगा ये आपका डाइपोल मोमेंट होगा। ये जो P है ना, यहाँ पे जो P है, ये P डाइपोल मोमेंट है, ध्यान रखना। जो P है, ये P आपका डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट कैसा क्वांटिटी होगा, तो डाइपोल मोमेंट आपका ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। और किसकी डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होगा, तो चार्ज इंटू डिस्टेंस 2L के बराबर होगा, Q इंटू 2L के बराबर होगा। 2L क्यों लिए यार, 2L अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए लिए। अभी आगे वाले स्लाइड में आपको समझाएंगे कि 2L लेने का क्या मतलब है। तो आपको भी डाइपोल समझ में आ गया कि इक्वल अपोजिट चार्ज जो फिक्स डिस्टेंस की दूरी पर रखा है, वो डाइपोल बनाएगा। हर एक डाइपोल से जुड़ा हुआ है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा, और किसके बराबर होगा, चार्ज इंटू डिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग डाइपोल के लिए पढ़ाई करेंगे कि भाई एक बात देखो, अभी एक माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज 2L डिस्टेंस पर रखा हुआ है। एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है, जो कि 2L दूरी पर रखा हुआ है, एक 2L डिस्टेंस पर रखा हुआ है। और अब हम इस डाइपोल के एक्सिस पर क्या फाइंड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। थोड़ा सा करेक्शन करते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो ये जो हो गया, अब यहाँ से लेके ये डिस्टेंस कितना मान लेते हैं, R मान लेते हैं।
समझिएगा ये डाइपोल है, इस डाइपोल के एक्सिस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये डाइपोल हो गया, डाइपोल का सेंटर लाइन हो गया। अब देखो 2L मानने का फायदा क्या हुआ कि इतना दूरी भी L है, इतना दूरी भी L है। अगर हम L मानते, अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक L मानते तो आधा L/2 होता, L/2 होता, फालतू में झंझट बढ़ता। तो इससे बढ़िया था कि हमने कितना मान लिया, 2L मान लिया। 2L मानने से क्या होगा, थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये L है, ये भी डिस्टेंस क्या है आपका L है, ये L L हो गया। अब इस सेंटर वाइज ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से r डिस्टेंस की दूरी पर एक्सिस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो डाइपोल के एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 2kp/r³ के बराबर होगा। समझना, तो अगर डाइपोल है, डाइपोल के एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 2kp/r³ के बराबर होगा। के वही अपना कांस्टेंट है 9 × 10⁻⁹ वाला। p क्या है, डाइपोल मोमेंट है, जो कि किसके बराबर होगा, q × 2L के बराबर होगा। r क्या है, r ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली जो लाइन है, इस लाइन से उस पॉइंट का दूरी है जहां हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अगर हम यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी पॉइंट ले लें, तो लेफ्ट साइड में भी पॉइंट लेने पर जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो इस तरफ ही मिलेगा, और वो भी किसके बराबर मिलेगा, 2kp/r³। आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप ये समझ पाएंगे कि अगर आप एक्सिस पर हैं, अगर आप एक्सिस डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में मिल रहा है। यहाँ देखो ये डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है ना, टुवर्ड्स राइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर मिला, टुवर्ड्स राइट। इवन अगर हम लेफ्ट साइड ही चले जा रहे हैं तो जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो राइट साइड मिलेगा, मतलब डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में मिलेगा। तो यहाँ पे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे इसको, देखो कैसे लिखोगे वेक्टर फॉर्म में इसको, तुम लिखोगे ई नेट वेक्टर बराबर 2kp वेक्टर/r³। ठीक है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या बता रहा है, ये तुमको ये बता रहा है, वेक्टर फॉर्म में तुमको ये बता रहा है कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही क्या है, डाइपोल मोमेंट है। ठीक है ना, तो मतलब देखो अगर हम लोग एक्सिस पर रहेंगे तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर निकाल रहे हैं, तो डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, kp/r³। और ये r क्या है, या समझिएगा ये r अब क्या है, ये r डिस्टेंस है, ये दूरी है। अगर एक बार के लिए हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे r डिस्टेंस की दूरी पे चले जाएं, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पे अगर हम r डिस्टेंस की दूरी पे चले जाएं तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा हमको, kp/r³ मिलेगा। ऑब्जर्व कर पाए एक बार, आप ऑब्जर्व अगर करें तो आप इस बात को ऑब्जर्व करेंगे कि सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट मिल रहा है। ये डाइपोल मोमेंट आपका इधर की तरफ है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट मिल रहा है। तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में यार लिखना रहेगा तो तुम कैसे लिखोगे, तुम लिखोगे ई वेक्टर बराबर क्या लिखें बताएं, kp वेक्टर/r³। लेकिन यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका है ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के क्या है, अपोजिट है। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट है, इसलिए आपने क्या लगाया, -kp/r³। ठीक बात है कि नहीं है, तो दोनों बात समझ जाओ कि डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 2kp/r³, वो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होगा, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कितना होगा, kp/r³, जो कि डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन के अपोजिट होगा। इस वेक्टर वाले का ज्यादा काम नहीं है, जब भी क्वेश्चन आएगा, सवाल आएगा, हम मैग्नीट्यूड से काम चलाएंगे, मैग्नीट्यूड ही हमसे पूछेगा। तो पर फिर भी जानने के लिए आपको मालूम होना चाहिए, ये फिगर आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होगा। अब देखो दो ही पॉइंट थोड़ी होगा यार, ये हम डाइपोल के एक्सिस पर निकाले और यहाँ पर डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो क्या दो ही पॉइंट होगा क्या, एक एक्सिस वाला पॉइंट जो यहाँ पे है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला पॉइंट, नहीं ना, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। तो ये डाइपोल के किसी भी जनरल पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कोई भी पॉइंट है, कोई भी 3D स्पेस में कोई भी पॉइंट है, तो किसी जनरल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये जनरल पॉइंट मान लो यहाँ पे है और ये थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है ये पॉइंट, तो यहाँ पर जनरल पॉइंट पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, kp/r³ √1 + 3 cos² थीटा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो kp/r³ √1 + 3 cos² थीटा, ये किसी भी जनरल पॉइंट पर होगा। अगर हम होते तो हम सिर्फ ये फॉर्मूला याद करते, एक फॉर्मूले से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर लेते और एक्सियल पॉइंट का भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर लेते। कैसे, तुम खुद सोचो, अगर एक्सियल पॉइंट होगा तो क्या यहाँ कहीं पे होगा एक्सिस पे, और अगर पॉइंट इस वाले, समझिएगा, अगर पॉइंट इस वाली जगह पर होगा तो उसके लिए थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। और अगर पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होगा, देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बीचों बीच पास करेगा, तो जैसे फॉर एग्जांपल देखो
ये अगर ऐसे है तो मान लो डाइपोल यहाँ पे से रखा हुआ है माइनस और प्लस, तो अगर एक्सियल पॉइंट है तो थीटा कितना होगा उसके लिए 0 डिग्री होगा, और अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ कहीं होगा थीटा कितना होगा उसके लिए 90 डिग्री। तो बस अगर हम लोगों को एक्सियल पॉइंट के लिए निकालना है तो यहीं पे थीटा हम 0 डिग्री पुट कर देंगे, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए निकालना है तो थीटा कितना पुट करेंगे 90 डिग्री पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे देख लो एक्सियल पॉइंट के लिए थीटा को 0 डिग्री पुट किया गया, जब थीटा इसमें 0 पुट हो जाएगा तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 + 3 4 2 बाहर आ जाएगा 2 kp/r³। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को, देखें ऐसे ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ये कुछ ऐसा। अब एक्सियल, ये एक्सियल वाला जो पॉइंट होगा, एक्सियल वाले पॉइंट के लिए थीटा कितना डिग्री होगा 0 डिग्री। अरे इसी लाइन पे तुम आ गए 0 डिग्री। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले पॉइंट के लिए कितना होगा, ये देखो 90 डिग्री। तो थीटा को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए थीटा को 90 पुट किया गया तो cos 90 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म खत्म हो गया, kp/r³ बन गया। और एक्सियल पॉइंट के लिए थीटा को 0 पुट कर दिया गया तो 2 kp/r³ हो गया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब देखो अभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा डाइपोल के लिए, अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल। तो डाइपोल के एक्सिस पर कितना पोटेंशियल होता है, एक्सिस पर कितना पोटेंशियल होगा kp/r²। डाइपोल के एक्सिस पर अगर तुम r डिस्टेंस की दूरी पर जाओगे तो कितना पोटेंशियल मिलेगा kp/r²। आगे बढ़ते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कितना पोटेंशियल मिलेगा, तो याद रहे डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर 0 पोटेंशियल मिलेगा। अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले पॉइंट पे चले गए हैं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले पॉइंट पर कितना पोटेंशियल मिलेगा, 0 पोटेंशियल मिलेगा। जनरल पॉइंट याद कर लेते हैं, क्योंकि दो ही थोड़ी होगा यार, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ तुम्हारा एक एक्सियल वाला पॉइंट होगा, एक्सिस वाला पॉइंट होगा और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। अरे कोई भी पॉइंट हो सकता है, डाइपोल के किसी भी पॉइंट पर तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को आ सकता है, पोटेंशियल निकालने को आ सकता है। अगर डाइपोल के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को आएगा तो ये फॉर्मूला लगा दोगे। पोटेंशियल के लिए क्या फॉर्मूला होगा, अगर डाइपोल के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने को आएगा तो वी नेट इक्वल्स टू कितना होगा, kp cos θ/r²। किसी भी कोई भी पॉइंट है, कोई भी रैंडम पॉइंट है, किसी भी रैंडम पॉइंट पर डाइपोल के लिए जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, kp cos θ/r² होगा। थोड़ा सा अटेंटिव रहना है, थोड़ा सा बात समझना है कि अगर हम होते तो फिर से हम सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद करते हैं, हम ये वाला फॉर्मूला याद करते हैं। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, जैसे ये डाइपोल है, बनाते हैं इसको, ये डाइपोल हो गया माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज। अगर एक्सियल पॉइंट है तो एक्सियल पॉइंट के लिए फिर से वही बात बताओ, थीटा कितना होगा 0 डिग्री होगा। और ये पॉइंट अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले पॉइंट के लिए थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो एक्सियल पॉइंट के लिए थीटा 0 डिग्री होगा, तो यहाँ पर हम थीटा को जब 0 डिग्री पुट करेंगे तो वी नेट कितना आ जाएगा, kp/r²। cos 0 तो 1 हो जाएगा, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर थीटा को 90 पुट करेंगे, पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, एक जनरल पॉइंट वाला फॉर्मूला आप याद करिए, बाकी दोनों फॉर्मूला आप ऑटोमेटिकली उसे कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब इस अगला सेगमेंट, अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि डाइपोल को अगर हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा। देखो ये ध्यान समझिएगा इसको, एक यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, इस पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। और आज ही मैं आपको बताया फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है, F = QE होता है ना यार। देखो तुमको मैं बताया गया कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होगा, तो F = Q × E। तो इस पॉजिटिव चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, QE के बराबर। निगेटिव चार्ज पर कितना लगेगा, QE के बराबर। तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा और निगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो देखो इस वाले पर एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो ये घूमने का प्रयास करेगा ना, ये हल्का सा ऐसे रोटेट करने का, देखो यहाँ से ऐसे हल्का सा ऐसे रोटेट होने का प्रयास करेगा ना, तो यहाँ से ये रोटेट होने का जो प्रयास करेगा उस पर टॉर्क लगेगा। और यहाँ पर टॉर्क किसके बराबर होता है, P × E के बराबर। तो डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा, P × E के बराबर टॉर्क लगेगा। और P × E का मतलब कितना हो गया, PE sin θ, जहाँ पे sin θ क्या होगा, एंगल बिटवीन P एंड E। P डाइपोल मोमेंट है बालक, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना होगा, थीटा एंगल होगा। ठीक बात है कि नहीं है। तो ये टॉर्क बराबर P × E होगा, P × E मतलब PE sin θ, यहाँ पे थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन P एंड E होगा। इसको समझेंगे थोड़ा सा कि कब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। समझना है, डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो कब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, इसको ध्यान समझोगे। स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होगा जब आपका डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा।
थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे कि यहाँ पर देखें डाइपोल आपका भी इनिशियल ऐसे जो हम अभी दिखा रहे हैं आपको ना, ये जो पॉइंटर आपको दिखा है इसका इनिशियल पोजीशन है। अब तुम खुद सोचो, अब हम इस डाइपोल को हल्का सा डिस्प्लेस कर दिए और डिस्प्लेस करके ऐसे लेके चले आए। समझिएगा, सुनिएगा बात को। ये डाइपोल देखो, डाइपोल आपका ऐसे भी था, इनिशियली ऐसे था, इसको हम हल्का सा डिस्प्लेस ऐसे कर दिए। जो हल्का सा डिस्प्लेस ऐसे करोगे तो हो क्या रहा है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज चला गया। अब पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा। तो तुम जरा एज्यूम करो कि एक ऐसा रॉड पड़ा है, इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो जो इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा वो क्या करेगा, वो रिस्टोरिंग टॉर्क इसको दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन में लाने का कोशिश करेगा। तो अगर यहाँ पर जो रिस्टोरिंग टॉर्क आ रहा है वो टॉर्क अगर इसको अपने ओरिजिनल पोजीशन में लाने का कोशिश करेगा तो क्या कहलाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर अब ध्यान से अगर करें तो P में डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की तरफ है, तो P और E में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो जब कभी भी डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल 0 डिग्री होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देखो, यहाँ पर देखो बालक पॉजिटिव चार्ज रखा है, यहाँ पर नेगेटिव, हल्का सा डिस्प्लेस किया। जब हम हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे तो यहाँ पर क्या पहुंच गया आपका निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा इधर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। अब जरा देखो इस रॉड पे कुछ ऐसा फोर्स लग रहा है, तो ये रॉड कैसे घूमेगा, क्या अपने ओरिजिनल जगह पे आएगा कि और दूर चला जाएगा, तो ये और दूर चला जाएगा। इस रॉड पर एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, तो ये रॉड घूम जाएगा, दूर चला जाएगा। मतलब ये कैसा इक्विलिब्रियम बना, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बना। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में एंगल बिटवीन P एंड E कितना होगा, 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री। तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर 0 डिग्री का एंगल होगा तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर 180 डिग्री का एंगल होगा तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ समझोगे कि अब हम डाइपोल मोमेंट को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं और उसमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि देखो यहाँ पे ये एक ऐसे डाइपोल है, ये डाइपोल का लिखते हैं इस पे, ये डाइपोल का इनिशियल पोजीशन है और ये डाइपोल का क्या है, फाइनल पोजीशन है। ये डाइपोल है, ये डाइपोल इनिशियली यहाँ पे था और फाइनली ये यहाँ पे हो गया। ये डाइपोल इनिशियली यहाँ पे था, ये फाइनली ऐसे हो गया। बताओ इनिशियली कितने एंगल पे है, θ1 एंगल पे है, फाइनली कितने एंगल पे हो गया, θ2 एंगल पे हो गया। तो इस डाइपोल को θ1 से θ2 एंगल तक ले जाने में पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना आया। डाइपोल को समझिएगा, डाइपोल यहाँ पर θ1 एंगल पे है, वो θ1 से कितने पे चला गया, θ2 एंगल पे चला गया। डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम θ1 टू θ2। तो डाइपोल को θ1 से θ2 एंगल तक रोटेट करने में पोटेंशियल का चेंज कितना आया, या पोटेंशियल का नहीं, माफ करें, पोटेंशियल का नहीं, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना आया। क्योंकि जब डाइपोल इस वाले पोजीशन में रहा होगा तो उसकी कुछ ना कुछ अपने पास एनर्जी रही होगी, जब डाइपोल इस वाले पोजीशन में रहा होगा तो उसकी कुछ ना कुछ अपने पास एनर्जी रही होगी। तो यहाँ से यहाँ तक मूव कराने में कितना पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आया, तो वो होता है u θ1 माइनस u θ2 बराबर Pe cos θ2 माइनस cos θ1। u θ1 क्या है, पोटेंशियल एनर्जी या θ1 एंगल, u θ2 क्या है, पोटेंशियल एनर्जी या θ2 एंगल, और किसके बराबर होगा, P इंटू ई cos θ2 माइनस cos θ1। θ2 क्या है आपका फाइनल एंगल, ये देखो, और θ1 क्या है तुम्हारा इनिशियल एंगल। याद रखना ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में जेई में कई सारे सवाल इससे बनते हैं। अब देखेंगे, यहाँ समझेंगे कि यहाँ पे हम लास्ट पढ़ रहे हैं कि कोई डाइपोल है जिसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो उसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। एक कोई डाइपोल है, उस डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया तो उसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो जो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस पी डॉट ई के बराबर होगा। तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस पी डॉट ई के बराबर होगा। पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी डॉट ई के बराबर होगा। पी डॉट ई को खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, पी ई कॉस थीटा। तो डाइपोल के अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो वो होगा माइनस पी डॉट ई, और जो ओपन करने पर पी कॉस थीटा। थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन पी एंड ई। थीटा जो है पी और ई के बीच का एंगल है। तो ये इस तरह से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 के जितने भी फॉर्मूलेस थे उनका हमने रिवीजन कर लिया। आप वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, और वीडियो देख के आप सारे फॉर्मूले को एक कॉपी पे लिख लें, और कॉपी को लिख के उसको बार बार पढ़ें, मल्टीपल टाइम्स पढ़ें, जैसे फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फिर जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको बहुत हेल्प होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए।